मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चे और उसके बड़े भाई को। बच्चे का नाम सरू होता है और बड़े भाई का नाम गुड्डू। सरू और उसका बड़ा भाई बहुत ही गरीब होते हैं, जिनके पिता कुछ सालों पहले ही गुजर चुके हैं और अब सिर्फ माँ होती है। इसीलिए इन्हें अपनी गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। जहाँ छोटा सा सरू अपने नन्हे हाथों से अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी करने जाता है, लेकिन कोयला चुराते वक्त ट्रेन का गार्ड उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग निकलते हैं। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ दुकानदार उन्हें उन कोयलों के बदले थोड़ा सा दूध देते हैं। कि तभी सरू की नजर वहाँ बन रहे जलेबियों पे पड़ती है और वो अपने भाई से कहता है कि उसे जलेबियाँ खानी है, लेकिन उसके बड़े भाई के पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियाँ खिला सके। इसीलिए वो कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर जलेबी खिलाऊंगा, जिसपे सरू कहता है कि हाँ भाई, हम एक दिन पूरा दुकान ही खरीद लेंगे। और अब वो दोनों भाई वापस अपने घर आते हैं और अपनी माँ के हाथों में दूध की थैली थमा देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है, जिसका नाम शकीला है, और ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। अब सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। अब रात होने वाली होती है, इसलिए गुड्डू काम पे जाने लगता है कि तभी सरू भी चलने की जिद करता है। गुड्डू सरू को बहुत समझाता है कि वो अभी काम के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि वहाँ काम पर बोरियां उठानी पड़ती है। तो सरू कहता है कि भैया मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और ये कहते हुए वो अपने सर पर चेयर उठा के दिखाता है। साथ ही वो साइकिल भी उठाने की बहुत कोशिश करता है। अब सरू के इतने जिद करने पर गुड्डू को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है, लेकिन उन दोनों के स्टेशन पहुंचने तक सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। गुड्डू उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठा और कहता है कि उसे और सोना है। इसलिए गुड्डू सरू को वहीं बेंच पे सुला के उसे कहता है कि कल सुबह तक मैं काम करके वापस लौट आऊंगा, तो तुम तब तक मेरा इंतजार करना और कहीं भी मत जाना। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी सरू गुड्डू को आवाज देता है और उसे कहता है कि वापस आते टाइम मेरे लिए जलेबियाँ भी लेते आना, जिसपे वो हाँ कहकर काम पे चला जाता है। अब आधी रात हो जाने पे जब सरू की आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि पूरा स्टेशन खाली है और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सहम जाता है। साथ ही वो सामने एक बड़े से वाटर टैंक को देखता है, जो स्टेशन से बिल्कुल सामने होता है। और अब सरू अपने बड़े भाई को आवाज देता है, जिसके बाद सामने खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन में जाके बैठ जाता है और अपने भाई का इंतजार करने लगता है। और इंतजार करते करते वो वहीं पे सो जाता है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है, तो वो देखता है कि ट्रेन चल रही होती है। अब सरू काफी घबरा जाता है और ट्रेन से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। वो ट्रेन में इधर उधर चारों तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है, जिसे वो नहीं खोल पाता। वो काफी चीखता चिल्लाता है, अपने भाई को आवाज लगाता है, मगर आखिर में थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं और ट्रेन के अंदर 2-3 दिन से बंद भूखा प्यासा सरू लंबा सफर तय करके आखिरकार ट्रेन से कोलकाता के वेस्ट बंगाल पहुंचता है। और उस भीड़ भाड़ में फिर से अपने भाई को आवाज लगाता है कि शायद अब उसका भाई उसे मिल जाए, लेकिन वो बहुत दूर पहुंच चुका होता है, जहां उस मासूम का अब कोई भी अपना नहीं है। सरू अब टिकट काउंटर पे खड़ा होके उन्हें कहता है कि उसे अपने घर जाना है और अपने गांव का नाम बताता है, पर वहाँ कोई भी उस बच्चे की बात नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं, तो किसी को सरू की बात समझ नहीं आती और वो सभी उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब सरू काफी थका होता है, इसलिए वो वहीं स्टेशन पर कुछ अनाथ बच्चों के पास बैठ जाता है और वहीं सो जाता है। मगर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। मासूम सरू किसी तरह उन लोगों से बचकर वहाँ से भाग निकलता है और वो एक बार फिर से इस बड़े शहर में रात के अंधेरे में पूरी तरह से अकेला हो जाता है। अब रात में ऐसे ही घूमते हुए सरू को एक जगह माता की मूर्ति नजर आती है, जहाँ देवी माँ के चरणों में प्रसाद भी रखा था। सरू बहुत भूखा था, इसलिए वो देवी माँ को प्रणाम कर उसी प्रसाद से अपनी भूख मिटाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह उठकर सरू ट्रेन की पटरी पे चल रहा होता है कि तभी उसे एक औरत मिलती है, जो अपना नाम नूर बताती है और सरू से पूछताछ करने लगती है, जिसके बाद वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद करेगी और उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ वो उसे खाना खिलाती है, फिर नहला के तैयार करती है और कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। अब अगली सुबह राम नाम का एक आदमी आता है, जो सरू से बातें करते हुए उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है और फिर नूर से धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें एक ऐसे ही लड़के की तलाश थी। जिसके बाद सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है और वो मौका पाते ही वहाँ से भाग निकलता है। अब सरू लगभग 2 महीने अकेले ही हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है, जहाँ उसे हमेशा अपनी माँ की याद आती है कि वो किस तरह से पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी माँ की मदद किया करता था। लेकिन मासूम सरू अब इतनी दूर आ चुका है कि वो चाह के भी अपने परिवार के पास नहीं जा सका। एक दिन सुबह के वक्त बारिश में सरू एक कैफे के बाहर बैठा होता है और कैफे के अंदर बैठे एक लड़के की कॉफी पीते हुए नकल उतारता है, जिसे
वो लड़का भी देख लेता है। अब वो उसके पास जाता है और उसके बारे में पूछताछ करता है, साथ ही उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। जिसके बाद वो लड़का सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ वो पुलिस को बताता है कि इस लड़के को बांग्ला बोलनी नहीं आती, ये सिर्फ हिंदी जानता है। पुलिस भी सरू से पूछती है कि वो कहाँ से है, तो वो कहता है कि गणेश तले से। लेकिन इस जगह के बारे में पुलिस भी ठीक से पता नहीं लगा पाती, क्योंकि सरू जहाँ का था वो मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गाँव है। वो उसकी माँ का नाम भी पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है, यानी मासूम सरू को उसकी माँ का नाम भी नहीं पता होता। अब पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने तक उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है, जहाँ वो 3 महीने गुजारता है। और 3 महीने के बाद वहाँ उसे एक औरत मिलने आती है, जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू से कहती है कि हमने तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनका कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि हमने अखबार में तुम्हारे बारे में इश्तेहार भी दिया, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। साथ ही वो बताती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं और तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे। जिसके बाद जाते हुए सरू एक बार फिर से पलट के मिसेस सूद से कहता है कि क्या आपने सच में मेरी माँ को ढूंढा? जिसपे वो कहती है कि सब जगह ढूंढा, और फिर वो वहाँ से नाउम्मीद होके चला जाता है। अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू से मिलता है। वो लोग भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और सरू को अपने घर ले आते हैं। छोटा सा सरू जो कच्चे मकान में रहता था, अब जब इस घर को देखता है तो देखता ही रह जाता है। साथ ही वो बहुत ही उदास भी होता है, क्योंकि यहाँ के देश की मिट्टी, हवा, सब कुछ सरू के लिए नई थी। सरू की नई माँ सू सच में बहुत अच्छी होती है, जो एक दिन सरू को नहलाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये सफर इतना आसान नहीं रहा होगा। अभी तुम कुछ नहीं कह पाओगे, पर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू को एकदम अपने बेटे की तरह प्यार देते हैं, जिससे अब सरू भी यहाँ के माहौल में ढलने लगता है और इनकी भाषा और इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। वो लोग सरू की जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। अब 1 साल बाद ये एक और बच्चे को गोद लेते हैं, पर वो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू इस सिचुएशन को किसी तरह संभालते हैं और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं। जिसके बाद सरू अपनी नई माँ को रोते हुए देखकर उनके पास जाकर उनके आंसू पोंछकर उन्हें गले से लगा लेता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी माँ मान लिया है। अब धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सरू अब बड़ा हो चुका है, जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबॉर्न जा रहा होता है। और इसीलिए सरू के दूसरे माता पिता मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू उसके जीवन की नई शुरुआत के लिए एक होटल में बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। वो अपने भाई मेंतोस से भी मिलता है, जिसे मिस्टर एंड मिसेस जॉन ने गोद लिया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब सरू होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में होता है, जहाँ पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है। साथ में ये भी बताता है कि वो इंडिया में कोलकाता से है। कुछ दिनों बाद सभी स्टूडेंट मिलके एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पे सरू भी जाता है। अब यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन खाना होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे उसका बचपन याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए मांगी थी और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो एक दिन उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। अब उन यादों को याद आते ही सरू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कोलकाता से नहीं है, बल्कि किसी और जगह से है, क्योंकि बचपन में वो खो गया था और गलती से अपने भाई का इंतजार करते हुए ट्रेन में बैठ गया था, जो उसे कोलकाता ले आई। यहाँ पर उसका एक क्लासमेट पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था, तो सरू बताता है कि 2 से 3 दिन। वो अपने गाँव का नाम भी बताता है, जो कि गणेश तले होता है। लेकिन सरू कहता है कि अब उसे ये भी नहीं पता कि वो अपने गाँव का नाम ठीक से प्रोनाउंस कर भी पा रहा है या नहीं, क्योंकि अब वो हिंदी बोलना भूल चुका है और अब सिर्फ इंग्लिश जानता है। जिसपे एक लड़की सरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है और कहती है कि गूगल अर्थ से तुम दुनिया के किसी भी कोने को ढूंढ सकते हो। अब बातें और पार्टी दोनों खत्म होते हैं और सरू वहाँ से निकलता है, जिसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों अब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए रात को दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब सरू उठा है तो अब उसे फिर से अपने गाँव की और अपनी माँ की याद आने लगी है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसका परिवार उसके लिए कितना परेशान हुआ होगा, इसलिए अब वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए अपने घर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। मगर ये एक तरह से भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, जो इतना आसान नहीं था और उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं और अब लूसी और सरू ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन सरू आज भी अपने परिवार को नहीं भूला और अब तो उसे हर जगह उसका भाई गुड्डू ही नजर आता रहता है, जो उसे हर पल ये एहसास कराता है कि उसे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। सरू भी अब अपने परिवार की यादों में और उन्हें ढूंढने में इतना खोया है कि धीरे धीरे उसके और लूसी के बीच दूरियां आ जाती हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। मगर कुछ महीनों के बाद लूसी और सरू जब एक दूसरे को फिर से नजर आते हैं तो वो दोनों फिर से बातें करते हैं, जहाँ पे सरू लूसी को बताता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। साथ ही लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें
अपनी मॉम के पास जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद सरू अपनी मॉम से मिलने जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है और एक अच्छा बेटा न बन पाने के लिए सरू अब सू से माफी मांगता है और कहता है कि वो जानता है कि सू कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए वो उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने सरू को गोद लिया और एक अच्छी जिंदगी दी। जिसपे सू कहती है कि मैं माँ बन सकती थी मगर मैंने और तुम्हारे डैड ने बच्चे गोद लेने का तय किया क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की और एक परिवार की जरूरत है, इसलिए हमने कभी खुद के बच्चे नहीं होने दिए। अब ये जानकर तो सरू शॉक हो जाता है मगर सू इस बात से परेशान थी कि सरू उससे दूर हो गया है और वो चाहती थी कि सरू उसे अपने दिल की बात कहे जो इस वक्त उसके मन में चल रही है। और अब सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, साथ ही उसे अब मंतोष की तकलीफ भी समझ आने लगी है। जिसके बाद अब सरू ने अपने असली माँ और गाँव को ढूंढने की उम्मीद खो दी मगर फिर एक दिन उसकी नजर गूगल मैप के उस पहाड़ी हिस्से पे पड़ी जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ पत्थर उठाने जाया करता था। और अब आखिरकार इतने सालों तक ढूंढने के बाद उसे अपना गांव गणेश तलाई मिल ही गया और अब उसे पता चलता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां के गलियों पहाड़ों और नदियों में वो अपने नन्हे पैरों से घुमा और खेला करता था। अब सरू भाग के लूसी और अपने मॉम सू को ये बात बताता है और वो ये जानकर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद सरू अपने परिवार से मिलने के लिए इंडिया रवाना हो जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों के सहारे गलियों के रास्ते से अपने घर को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि अब यहाँ कोई नहीं रहता। जिसके बाद वो आस पड़ोस वालों से अपने घर वालों के बारे में पूछने की कोशिश करता है मगर वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए सरू की बातें समझ नहीं पाते। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे थोड़ी इंग्लिश आती थी। सरू उसे अपने परिवार के बारे में बताता है और पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया, लेकिन वो आदमी भी उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मगर कुछ ही पलों के बाद वो वापस लौट कर आता है और सरू को इशारे से अपने पास बुलाता है और जब सरू उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है और वो कोई और नहीं बल्कि सरू की माँ होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। अब सरू की माँ भी सरू को पहचान जाती है और सरू के गले लगकर बहुत रोती है। सरू की माँ अपनी बेटी शकीला के साथ आज तक उसी गाँव में रही इस उम्मीद में कि उनका बेटा एक न एक दिन जरूर वापस आएगा। अब सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था उसी रात उसके बड़े भाई गुड्डू की एक ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। जिसके बाद सरू अपने माँ के गले लगकर रोने लगता है। अब सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया पर इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा और आज भी आप मेरे लिए मेरे मॉम डैड हो। जिसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ खेला करता था और उन रास्तों पर साथ में चला करता था। साथ ही सरू को ये भी पता चलता है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है जिसे वो गलती से सरू बताता था जिसका मतलब होता है लॉयन। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।